नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के सेल्समैन हो जाएंगे, सोचा नहीं था। अभय दुबे जी तो हंस रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री जी अखबारों के पेज लगा लगा के ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कोई सेल्समैन बेच रहा हो कि 10 का माल 8 में, 10 का माल 8 में। 8 साल तक आपके दूध मट्टा छाछ पे टैक्स लेते रहे और अब कह रहे हैं जीएसटी उत्सव मनाओ। प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया है? अभय दुबे जी ने जो बातें की हैं सुनकर हैरान हो जाएंगे। और उधर इजराइल 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 बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि इजराइल जैसे ताकतवर देश हमारे सामने हमारे साथ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया झुकती है हमारे सामने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इन सब ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। 20 से ज्यादा ताकतवर देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो गए। तो एक इजराइल जिसके नाम पर दम भरते थे, घमंड करते थे, उस इजराइल की खुद की बैंड बज गई। वो आपको क्या बजाएगा? आपको क्या बचाएगा? इसका मतलब साफ है कि विदेश नीति हमारी ढक्कन टाइप की हो गई है। हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी आखिर फिलिस्तीन का समर्थन क्यों करते थे और आप आखिर इजराइल के गुणगान क्यों कर रहे हैं। क्या वो मुसलमान विरोधी है सिर्फ इसलिए? लेकिन जब आपके ऊपर आप पड़ी सऊदी और पाकिस्तान आपकी नीतियों की वजह से एक हो गए, तो समझ आ रहा है कि चूक हो गई, गलती हो गई। अभय दुबे जी को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या तर्क दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका अभय दुबे जी। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी सेल्समैन हो गए हैं? मैं तो देख के हैरान हुआ। उन्होंने एक्स पर, जिसको ट्वीट भी कहते हैं, ट्वीट किया है। तमाम बड़े अखबारों की कटिंग लगाई है फ्रंट पेज की। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स की जीएसटी की दरें सस्ती, जीएसटी की दरें सस्ती। मतलब जब मेरे यहाँ योगा टीचर आते हैं मुझे सिखाने के लिए योग, तो वो बीजेपी समर्थित हैं। उन्होंने मुझसे बड़ी मजेदार बात की। बोले जब 5 बजे राष्ट्र के नाम ये हुआ कि उद्बोधन होगा प्रधानमंत्री जी का, तो हम सब लोगों ने, हमारे परिवार ने जो संघ और बीजेपी का समर्थित है, हमने मान लिया कि प्रधानमंत्री जी नैतिकता का पालन करेंगे। एक उन्होंने कानून बनाया था कि 75 साल पूरे होने पे मार्गदर्शक मंडल, तो आज प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम उद्बोधन करेंगे कि मेरी आयु पूरी हो गई, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, अब मेरे वानप्रस्थ जीवन का समय शुरू होता है। वो, लेकिन हम तो हैरान हो गए। जीएसटी जीएसटी, हमने तो बहुत बुरा लगता था। मैं दूध पे भी जीएसटी, मट्ठे पे भी जीएसटी, 8 साल तक तो देते रहे। और अब ऐसा कौन सा दबाव हो गया, डर हो गया कि जीएसटी, जबकि ये जीएसटी की काउंसिल कमेटी में 1 महीना पहले सब चीजें शुरू हो चुकी थी कि भाई इस तारीख से जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी। प्रधानमंत्री तो डर क्यों गए? अखबारों की कटिंग ट्वीट कर रहे हैं, एक दो नहीं, सब अखबारों की फ्रंट पेज की ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कोई सेल्समैन माल बेचता है। देखो मेरा माल नया, मेरा माल नया। खेल क्या है ये? खेल ये है कि अपना प्रधानमंत्री जो दावा करता था कि मेरा सीना 56 इंच का है, बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो उसका पिछला रुआबदाब था उसको वापस कैसे हासिल करे। वो जानता है भले ही कितना भी झूठे आंकड़े देकर एक गुलाबी तस्वीर बनाई जाए, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जबरदस्त संकट में है और उसको संकट में डालने का काम उन्हीं के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पहले से ही अर्थव्यवस्था संकट में थी, ट्रंप के टैरिफ हमले से और बहुत बुरे संकट में आ गई है। ऐसी स्थिति में इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे ये लगे कि ये अर्थव्यवस्था को कोई बूस्ट करना चाहते। इस पूरे चक्कर में क्या हुआ कि आपने देखा होगा ना कि लोग अपना माल बेचते हैं ठेले पे कि 10 का माल 8 में, 10 का माल 7 में, ले लो, 10 का माल 8 में, ताजा माल 10 का 8 में दे रहे हैं, ये सब। या नेट पे इस तरह की चीजें बिकती हैं कि अभी तुरंत अगर आप खरीद लेंगे तो आपको 3 रुपए का कम मिलेगा, इस तरह का। हालत ये है कि अखबारों में सरकार ने जैसा माहौल बनाया है उसके हिसाब से अखबारों में लिस्ट छप रही है कि पहले बटर इतने में मिल रहा था, अब बटर इतने में मिल रहा है। पहले दूध का पैकेट इतने में था, अब इतने में है। अब बटर होल मिल्क इतने में था, अब ये इस तरह, ये सब पूरा का पूरा उसमें छप रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है। ये बात बहुत गंभीर है भाई। वो जितनी उनके अंदर क्षमता है, प्रधानमंत्री के अंदर जितनी उनके पास शक्तियां हैं, संसाधन है, सब लगा दिए उन्होंने, अपने आप को दांव पर लगा दिया उन्होंने इसमें। उन्होंने भारतीय जनता कि वो बाजारों के अंदर जुलूस निकालें और लोगों को बताएं कि इस बचत उत्सव का क्या मतलब है। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई उनसे ये सवाल पूछे कि अगर आप जीएसटी के रेट्स का जो रैशनलाइजेशन किया है, सुसंगतिकरण किया है, इसको अगर आप 2017 में या 2017-18 में कर देते, यानी पहले आपने जीएसटी लागू किया, लागू करते ही उसकी समस्याएं सामने आ गई थी।
अर्थशास्त्रियों ने उस पर लेख लिखे थे, विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया था। सब कुछ जो अभी हुआ है सारी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बहुत दबी छुपी बात हो, प्रधानमंत्री ने अचानक इल्हाम हुआ हो कि भाई जीएसटी में गड़बड़ियां हैं, इसको कम कर दिया जाए। अगर उसी वक्त ये कर देते तो देश की जनता की जेब से 48,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपया कम निकलता। पहले आपने 48, एक अंदाज है मोटा, तकरीबन 48,000 यानी 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का रुपए जो है लोगों की जेब से निकाला आपने, और उसको निकालने के बाद में उसको आपने अपने खजाने में डाल लिया, भारत सरकार के खजाने में डाल लिया आपने। उस पैसे पे इन लोगों ने तरह तरह की मौजें की। सब लोग जानते हैं उस पैसे का क्या हुआ। वो पैसा प्रधानमंत्री की उन यात्राओं में खर्च हुआ है जिस पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है। सरकारी पैसे से क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। प्रधानमंत्री 7 स्टार लाइफ जो लीड कर रहे हैं, मतलब जो है वो कहां से पैसा आता है, वो वही पैसा है। वो भाई इनकम टैक्स में तो बहुत कम पैसा आता है, इतना जबरदस्त पैसा तो केवल जीएसटी में आ सकता था। ये सब इन लोगों ने किया। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि बाजार में जब नया माल आता है तो उसकी कीमत बहुत ऊंची रखी जाती है। जिनके पास पैसा होता है वो जाके नया माल खरीद लेते हैं ऊंची कीमत पे। हमारे और आपके जैसे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो सेल लगने का इंतजार करते हैं। सेल लगती है जब 30, 40, 50, 60% तक डिस्काउंट मिलता है, तब हम जाके उस माल को खरीदते हैं। जो टैक्स है उसके अंदर ये विकल्प लोगों के सामने होते नहीं कि वो इंतजार कर रहे हैं जब टैक्स कट हो जाएगा उसके बाद हम टैक्स देंगे। भाई आम लोगों किसी के पास ये विकल्प तो है नहीं कि जब टैक्स में कटौती हो जाएगी तब हम टैक्स पे करेंगे। टैक्स तो जो है उन्हें हर साल हर वक्त पे करना है। और जीएसटी तो अप्रत्यक्ष कर है, उसमें तो हर चीज आप खरीदते हैं आपको तुरंत टैक्स देना पड़ता है, हर चीज आप बनाते हैं उसको बेचते हैं तुरंत आपको टैक्स देना पड़ता है। तो लोग तो जो बाजार में सेल लगती है उसमें भी एक तरह का इंसाफ होता है कि आप अपना समय तय कर सकते हैं कब आपको माल खरीदना है, लेकिन टैक्स में तो आप समय नहीं तय कर सकते। तो लोगों ने ऊंची दर का टैक्स 2017 में जीएसटी लागू किया था। आज करीबन 8 साल हो गए हैं, उन 8 वर्ष तक लोग ये ऊंची दर का टैक्स दे रहे हैं। और ये जो बड़े पैमाने पर टैक्स जमा हुआ है इसके अंदर छोटे उद्योगों, छोटे दुकानदारों, गरीबों, छुटभइयों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स दिया है। और बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, बड़े कारपोरेट लोगों ने और अमीर आदमियों ने कुल मिलाकर 83,000 करोड़ का टैक्स दिया है। ये सरकार के आंकड़े हैं। सरकार आज ही मैंने आंकड़े एक नोट किए आंकड़े अपने एक कागज पे। यानी इस देश के अमीर आदमियों ने, सक्षम लोगों ने, जिन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए था, उन्होंने इस देश की गरीब और सामान्य जनता से और निम्न मध्यम वर्ग से कम टैक्स दिया है और बाकी सब लोगों ने उससे ज्यादा टैक्स दिया है। अच्छा, सरकार भी मानती है कि जीएसटी जो है वो एक रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव 2 तरह के टैक्स होते हैं, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव माने प्रतिगामी, प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील। प्रतिगामी टैक्स वो होता है जो उन लोगों से लिया जाता है जिनकी आमदनी कम होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स उन लोगों से लिया जाता है जिनके पास टैक्स देने लायक ज्यादा आमदनी होती है। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स है। कोई भी हर आदमी, बच्चा भी जानता है, सरकार भी इसको स्वीकार करने, सरकार को भी कोई परहेज नहीं है। ये सब जानते हुए भी कि जीएसटी जब इस तरह का बनाएंगे, एक देश एक टैक्स का झांसा दिया गया पूरे देश को। अब आप सीधे सीधे सोचिए, मतलब जो है जिस व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपए है, वो अगर 1,000 रुपए की चीज खरीदता है और उस पर 18% अगर जीएसटी देता है तो वो कितना 10 या 11% कितना 1,000 रुपए तो वो 18% कितना, कुछ अंदाजा लगा लीजिए, इतना टैक्स देता हुआ पाया जाएगा। जिसकी आमदनी 1 लाख है वो भी 1,000 रुपए की चीज खरीदता है और वो भी 18% जीएसटी देता है, तो उसे 0.18% टैक्स देगा केवल, 0.18% आमदनी के हिसाब से। हम मोटा मोटा हिसाब किताब, हम लोग कोई अर्थशास्त्री नहीं है, हम तो मोटा हिसाब किताब लगा लेते। तो जिसकी आमदनी कम है उसके ऊपर जीएसटी हथौड़े की तरह गिरा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आमदनी ज्यादा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये जो, और जिनकी 1 लाख रुपए तक आमदनी है वो उस देश में कितने हैं? 10%। 1 अरब 40 करोड़ लोगों में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकी आमदनी
1 लाख रुपए तक है। उसके बाद बहुत तेजी के साथ आमदनी में डिप होती है, और इतनी ज्यादा डिप होती है कि वो 20,000, 30,000, 40,000 पे आ जाती है आमदनी। 1 लाख के बाद आपको 1 लाख को 70-80 हजार के लोग बहुत कम मिलेंगे। उसके बाद सीधे आमदनी 50,000, 40,000 से नीचे आ जाती है आमदनी। अच्छा, अब कल मोदी जी जो लेक्चर दे रहे थे, वो कह रहे थे नागरिक देवो भव। तो नागरिक कौन है? वो नागरिक कौन है? वो नागरिकों से कह रहे थे कि अब आप बाजार में जाइए, आप टीवी खरीदिए, उन्हीं के शब्द हैं, आप टीवी खरीदिए, आप फ्रिज खरीदिए, आप मकान खरीदिए, घूमने फिरने के लिए निकलिए, खाने पीने के लिए निकलिए, होटलों के कमरे भी सस्ते हो गए हैं। ये उन्होंने कहा। ये लोग कौन करते हैं? ये लोग ऊपर का जो 10% है समुदाय, वो ये काम करता है। हाँ, वही खरीद सकता है, सही बात। मेंटेन करने के लिए वो ये सब काम करता है। बाकी जो लोग 30-40 हजार या उससे कम कमाते हैं, उनकी तो हैसियत ही नहीं है इस बाजार में दाखिल होने की। तो ये जो बचत उत्सव है, ये जो आपने 7 साल तक लोगों की लूट की है, ये उसका उत्सव है। ये लूटोत्सव है, ये बचतोत्सव नहीं है, ये लूटोत्सव है। और उस पर तुर्रा ये है कि वो लोगों को राहत दे रहे हैं। आप सोचिए कि पहले तो आप लोगों से पैसे छीन लें, उसके बाद उन्हीं के पैसे का एक हिस्सा उनको देके कहेंगे ये हमने आपको राहत दी। अब कानून के मुताबिक हर व्यक्ति बाजार में चीज ही नहीं मिलेगी, आटा ही नहीं मिलेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के भाषण में कहीं आपने आटा, दाल, चावल, शिक्षा के लिए स्कूल की फीस, पेट्रोल डीजल के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल का खर्चा, दवाएं, इन चीजों का नाम सुना प्रधानमंत्री के भाषण में आपने? नहीं। 19 मिनट का लेक्चर दिया है, आप जब चाहें तो उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। इन चीजों का प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। जैसे कि इस देश में लोगों को ये चीजें तो आसानी से पहले से सुलभ है। असली संकट तो ये था कि टीवी सुलभ नहीं हो रहे थे, फ्रिज सुलभ नहीं हो रहे थे, सस्ते नहीं थे, मकान सस्ते नहीं थे। तो प्रधानमंत्री इसको नागरिक कहते हैं। वो ऊपर के 10% लोग, नीचे के लोग नागरिक नहीं है। ऊपर के 10% लोगों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उस क्रय शक्ति की उनको चिंता है। उसके लिए ये जीएसटी का रेट कट किया गया है। और ये जीएसटी रिफॉर्म भी नहीं है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल, जिसको वो निकाल दे। रिफॉर्म अगर होता तो पूरे जीएसटी के ढांचे में सुधार किया जाता। इस बात पर विचार किया जाता है कि भाई इनपुट टैक्स गड़बड़ कर रहा है कि ठीक कर रहा है, रिवर्स टैक्स है वो क्या है, उसको ठीक करें या ना करें, इन सब चीजों में गौर किया जाता। वो तो वैसी की वैसी ही है। दूसरे, इससे एक बहुत बड़ा जो प्रोफेसर अरुण कुमार ने मुझे ये ज्ञान दिया, मैं चाहता हूं कि मैं साझा करूं। उनसे मैंने लंबी बातचीत की, उनके 2 वीडियो भी सुने और बातचीत भी की। उनका कहना है कि जीएसटी संगठित क्षेत्र पर लगने वाला कर है, जो उत्पादकों में। ये असंगठित क्षेत्र पर कर नहीं लगता। जिनकी 50 लाख से असंगठित क्षेत्र, और जिन लोगों की जहां पर लगता भी है असंगठित क्षेत्र में कर, वो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। उनसे जो कोई खरीदता है उसको रिवर्स टैक्स देना पड़ता है, तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। संगठित क्षेत्र को इनपुट क्रेडिट मिलने से क्या होता है कि उनके उत्पादन की लागत घट जाती है। असंगठित क्षेत्र को चूंकि या तो टैक्स लगता नहीं है, और टैक्स अगर लगता है तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। इनपुट क्रेडिट न मिलने से उसकी लागत वैसी की वैसी ही रह जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में होता यह है कि संगठित क्षेत्र की बनी हुई चीजें सस्ती हो जाती हैं, असंगठित क्षेत्र की बनी हुई चीजें महंगी हो जाती हैं, उनके मुकाबले महंगी हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि डिमांड जो है, मांग जो है, वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में शिफ्ट हो जाती है। उन्होंने 3 उदाहरण दिए प्रोफेसर साहब ने कि जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री थी उसमें ये हो चुका है, उन लोगों ने खुद माना है कि ऐसा हो गया है। जो लेदर गुड्स, चमड़े की वस्तुएं बनाने वाली इंडस्ट्री थी, उसमें ये हो चुका है। इस तरह से असंगठित क्षेत्र जो चीजें बनाता था, जो ये लगेज बनाने वाली इंडस्ट्री थी, वीआईपी उसके अंदर संगठित क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि असंगठित क्षेत्र की कंपनियां जो लगेज बनाती थी, वहां से मांग शिफ्ट हो गई है संगठित क्षेत्र में। अच्छा, चूंकि असंगठित क्षेत्र के ऊपर ये जीएसटी कहर बन के टूटा, पहले तो नोटबंदी कहर बन के टूटी, फिर कोविड उनके ऊपर कहर बन के टूटा, उसके बाद में अब ये जीएसटी कहर बन के टूटा। तो ये 3 बड़े कहर जो उनके ऊपर टूटे, उसके कारण असंगठित क्षेत्र का बिल्कुल हालत खराब हो गई। वो उसका ढांचा पूरी तरीके से ढह गया। अब देश के 94% लोग जो है उसी के तहत रोजगार प्राप्त करते हैं। सही बात। उनके पास पैसे कम हुए, तो अब आप बताइए बाजार में कुल कितने लोग आ रहे हैं? कुल 10% लोग बाजार में है। बिल्कुल ठीक बात है कि बाकी सब तो वो सारा गायब हो गया। जो रेट कट किया है उससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, सहमत हूँ। अभय जी, एक
दूसरा मुद्दा एक और है जो आजकल बड़ा चर्चा में है। अब जब पाकिस्तान के संग ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमने बड़ा डंका पीटा कि हमारा पाकिस्तान तो चीटी सी है, मसल देंगे। सीधे सऊदी से यात्रा छोड़ के बिहार के चुनाव में आ गए मैं मोदी जी की हम आतंकियों को घुस के मारेंगे करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का क्या हश्र हुआ मुझे उसमें कहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब ने बता दिया कि मैंने रुकवाया था युद्ध, भारत और पाकिस्तान को एक तरह से डांट के रुकवाया था। 40 बार कह चुके प्रधानमंत्री जी, पलट के कह नहीं सके चुके कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस बीच में कई बार जिक्र हुआ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इजराइल जैसा मजबूत देश तो हमारे साथ है। इजराइल के नाम पर बड़े बड़े डंके पीटे गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा जैसे मजबूत देशों समेत 20 देशों ने से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की नीति भी फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। लेकिन प्रियंका गांधी, आपको याद होगा, एक बार पर्स डाल के चली गई थी, तो जहां तक मुझे याद आ रहा था निशिकांत दुबे ने कहा था कि फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं। कैसे 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 समर्थन कर रही है। आज तो हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ब्रिटेन, ये सब के सब फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो गए। दुनिया के सारे ताकतवर देश इजराइल की नीतियों के खिलाफ हो गए। यानी विश्व का जो परिदृश्य बदल रहा है, बाकी कोई देश बचा नहीं। इजराइल पे दम फूले थे, इजराइल के खिलाफ भी सब हो गए, फिलिस्तीन के पक्ष में हो गए। भारत की विदेश नीति इतनी ज्यादा ढक्कन टाइप की क्यों हो गई? देखिए, भारत की विदेश नीति इसलिए ढक्कन टाइप की है कि इन लोगों के पास विदेश नीति की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। इन्होंने बनाई नहीं मोदी जी ने। पिछले 11 साल से बिना किसी डॉक्ट्रिन के, यानी बिना किसी आधारभूत सिद्धांत के, ये लोग अपनी विदेश नीति चला रहे हैं। पहले उन्होंने सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया, इसको मोदी जी ने काम ही नहीं करने दिया। सुषमा स्वराज केवल नाम मात्र की विदेश मंत्री थी। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, तो एस जयशंकर कितने बुद्धिमान है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी तमाम जो बुद्धि थी उसकी पूरी पोल खोल चुकी है। दूसरे, एस जयशंकर इसलिए अपनी तमाम विफलताओं के बावजूद विदेश मंत्री बने हुए हैं क्योंकि वो मोदी जी का ये आदेश पूरा करते हैं कि मोदी जी अपनी पप्पी झप्पी की विदेश नीति लगातार चलाते रहें और तस्वीरें खिंचाते रहें। नेताओं के पास खड़े होकर हंस के, मुस्कुरा के, उंगली ऐसी करके वैसी करके अपनी तस्वीरें खिंचाते रहें। अब वहां से एक दो तस्वीरें आ जाएं कि भाई लिमोजीन में बैठे हुए हैं, अंदर की एक तस्वीर खींच के वो भारत में प्रसारित कर दी गई। पुतिन और शी जिनपिंग के साथ में खड़े होकर कुछ इशारेबाजी, कुछ अदाबाजी करके तस्वीर खिंचा दी, वो भारत में प्रसारित कर दी गई। इस तरह करके मोदी जी अपना माहौल बनाते रहते हैं, अपनी शख्सियत चमकाते रहते हैं, अपना चेहरा चमकाते रहते हैं कि वो विश्व नेता हैं। इस काम में भारत की पूरी विदेश नीति को दरअसल कुर्बान कर दिया गया है। इस पूरे काम पे मोदी जी के व्यक्तित्व को चमकाने के नाम पे जवाहरलाल नेहरू की नकल करते हैं। बस जवाहरलाल नेहरू अपने आप में प्रधानमंत्री होने के साथ साथ में विदेश नीति के बहुत बड़े एक तरह से पंडित थे और उन्होंने भारत की विदेश नीति जिस तरह चलाई, पूरा उसको भी एक सिद्धांत था, उसके पीछे गुणनिरपेक्षता का सिद्धांत था, ये कुछ एक डॉक्ट्रिन थी जवाहरलाल नेहरू की। वो सब इनके पास कुछ है नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ यह है कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई है। अब देखिए, ये लोग ये भी नहीं देख पाए कि एक जमाने में अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप था, यूरोपियन देश थे, हैं, या आप कह सकते हैं ये देश इजराइल के प्रति हमदर्दी रखते थे। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा हुआ था। अभी जो नए घटनाक्रम में नया परिवर्तन हुआ है उसमें केवल अमेरिका ही इजराइल के साथ रह गया है, बाकी यूरोप जो है वो इजराइल के पक्ष से हट गया है। मोदी जी और उनके जो विदेश नीति के सलाहकार या जो भी हैं वो इस पूरी बात को समझ ही नहीं पाए। और आज हालत ये है कि जैसे कि रॉन्ग फुट पे आदमी पकड़ा जाता है, उस तरीके से हर मामले में इनका ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इधर बीच में पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पाकिस्तान के रिटायर्ड कमांडर ने, फौज के अफसर ने हमारे राफेल के जहाज़ों की एक सूची भी जारी कर दी कि इनका ये नंबर, ये कि 7 जहाज गिराए। अभी तक खंडन उसका नहीं आया। मैं तो हिम्मत की दाद दूंगा कि पाकिस्तान को डर नहीं लग रहा कि हमारी एयरफोर्स इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। लेकिन अगर इस तरह के झूठ बोल रहे हैं तो उसका खंडन आना चाहिए कि भाई हमारे इस नंबर के 7 राफेल सुरक्षित हैं। इस बीच में रक्षा मंत्री ने फिर एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तो हम लेकर रहेंगे, हमारा हिस्सा है वो, बहुत जल्दी हम ले लेंगे। ये जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बातें करते हैं बीजेपी नेता, तो अभय जी आपको लगता है कि वो सच बोल रहे होंगे, पीओके में घुस पाएंगे, ले आएंगे, या अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही, कुछ भी बोल रहे हैं? मतलब जब मौका था पीओके लेने का तो वापस आ गए। अमित शाह का बेटे को क्रिकेट खिलाना था तो पाकिस्तान का एक प्लेयर वो यूं करके राइफल की तरह शूट कर रहा है। आपकी और फिर चर्चा कर रहे हो उसने इतनी कर दी, हम हाथ नहीं मिलाया, देखो हमने, मतलब हाथ नहीं मिलाया, सब कुछ हो गया, क्रिकेट खेल लिया उसके साथ में। आप कह रहे हैं पीओके हम लेके आएंगे।
देश की जनता को ये बीजेपी के नेता इतना मूर्ख क्यों समझते हैं कि पागल हैं सब लोग, आप कुछ भी कहेंगे और उसको मान लेंगे? क्या लगता होगा संजय इनको? जी, उल्टा हो गया। अब देश की जनता इन लोगों को मूर्ख मानने लगी है। हाँ, उल्टा हो गया है बिल्कुल। देखिए, वो ज़माना चला गया जब ये देश की जनता को मूर्ख बनाते थे, बहलाते रहते थे, जनता बहलती रहती थी। अब वो बात रह नहीं गई है। अब आप देखिए, इनके समर्थक पत्रकार, उनको मैंने कल कहते हुए सुना है कि ये बिल्कुल फ़ार्स किया है इन लोगों ने। ये एक तरह का मज़ाक कर दिया है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं और हाथ और ऊपर से आदेश भिजवाते हैं कि हाथ मत मिलाना। तो हमारा कप्तान जो है हाथ नहीं मिलाता है, खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खिलाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं, खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। या तो मैच खेलना नहीं चाहिए था, और मैच खेलना चाहिए था तो पूरी खेल भावना का परिचय देते हुए मैच खेलना चाहिए था। उसके जो नियम कानून कायदे हैं उसके हिसाब से मैच खुलेआम इनके लोग किसी को समझ में, किसी को अच्छा नहीं लग रहा ना, समझ में नहीं आ रहा। ये स्थिति है। तो देखिए, ये इन लोगों की हालत बहुत खराब है। आप कल कीर्ति आजाद को मैं सुन रहा था एक जगह, तो बड़ा उन्होंने दिलचस्प बात कही है। उनसे कहा गया, उन्होंने हाथ तो मिला लिया, तो उन्होंने कहा ये तो वही बात रही कि आप सरेआम खुलेआम सड़क पे किसी का मर्डर कर दें, खून कर दें, उसके बाद जिस चाकू से आपने खून किया उस चाकू को निकालें और उस पर अपने उंगलियों के निशान पहुंच दें और कहें कि हाँ हमने मर्डर कर दिया। भाई आपने उन्होंने देखिए पाकिस्तान को सूर्य कुमार यादव ने आईना दिखा दिया। सवाल ये है कि पहले तो आपने खुद आईना देखा, पाकिस्तान के हाँ, साथ मैच खेला आपने। असली काम तो मैच खेलना था कि हाथ मिलाना था। केवल हाथ मिलाने गए, मतलब अगर भारत की टीम वहां केवल हाथ मिलाने न मिलाने गई थी या मैच खेलने गई थी? ठीक बात मैच है। खेल मैच खेलने गई थी ना वो। अगर मैच खेलने गई थी, आपने हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, उन्होंने आपने, ये सब का कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार की जो तिकड़में ये लोग करते हैं, इस सब पूरी तरह इनकी इनकी पोल खुल चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता को अब ये बेवकूफ, ये तो मानते ही जनता को बेवकूफ, लेकिन जनता भी अब इनको उल्लू मानने लगी। जनता को लोग इनके ऊपर हंसते हैं। जिस तरह के इनके नेता लोग बात करते हैं, जिस प्रकार की तमाम, इसमें सब लोग मजाक, इनकी एक एक बात मजाक का केंद्र है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगता भी। और मैं तो ये देख के हैरान रह गया कि गोदी मीडिया के चैनलों में भी अब कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगे हैं, कहीं कहीं बातें होने लगी। एबीपी तो खैर संदीप जी का शो तो गजब होता ही होता है। मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस दौर में संदीप जी और आप भी उसमें रहते हैं, कितनी गजब गजब बातें कर लेते हैं। मतलब सलाम है उनकी हिम्मत को। और मैं एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, संदीप जी जैसे ही पत्रकार है जो दम से कह सकता है, वो दिमाग से कह रहे हैं कि भाई हम कह देते हैं अरे वो यूट्यूबर हैं, मतलब मेन स्ट्रीम की मीडिया के चैनल यूट्यूबरों को ऐसे हे दृष्टि से देखते हैं, पत्रकारिता नहीं कर पा रहे। संदीप जी कहते हो दिमाग कहते हैं कि एक्चुअल में पत्रकारिता तो यूट्यूबर ही कर रहे हैं। हम चैनल में बैठ के हम लोग नहीं कह पा रहे हैं वो बातें जो यूट्यूबर कह ले रहे हैं। एक बड़े चैनल पे ये बात आना, और फिर ये संदीप जी कहते हैं कि आप उनके व्यूअरशिप देखिए। मैं वो घमंड नहीं कर रहा, लेकिन अभय जी रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग 4PM को देख रहे हैं, व्यू आ रहे हैं। एक बिल्कुल सवा ठीक। करोड़ व्यू रोज आना किसी चैनल पे। आप तो माहिर हैं, आप तो सदियों सालों से आप चैनलों पे जाते रहते हैं। क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों के 1 करोड़ व्यू पर डे आ रहे होंगे? नहीं नहीं, कोई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका टीआरपी सिस्टम भी फर्जी है। इनका जो टीआरपी सिस्टम है ना, वो खुद ही कहते हैं। आप टीवी चैनलों में बात कीजिए, भाई आजकल चैनल ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ लोकप्रिय हो रहा नहीं हो रहा, क्या बताएं साहब, पता नहीं क्या। वो कल आया था आंकड़ा, अब वो पूरा मामला ही गड़बड़ है। भाई आप टीआरपी तब पाएंगे जहां आपने मशीन लगाई है, वहां का आएगा आपके पास। टीआरपी तो बाकायदा वहीं से तो आपको प्राप्त होगी। कितनी, कुल बहुत कम मशीनें, पूरा सिस्टम इनका टीआरपी का फर्जी है। इसमें कोई दम नहीं है। जबकि यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में तो हालत यह है कि आपके चैनल को कितने लोगों ने देखा, कितनी देर देखा, वो लोग कहाँ थे दुनिया में, कहाँ बैठे हुए थे, वो फरकाबाद में बैठे हुए थे कि अमेरिका में बैठे हुए थे कि स्वीडन में बैठे हुए थे, ये भी सब आ जाएगा। उसमें स्त्रियां कितनी थी, उसमें पुरुष कितने थे, ये भी आ जाएगा उसके अंदर। तो ये तो इतना इतना पारदर्शी सिस्टम है, इसमें किसी की लोकप्रियता छुपी नहीं सकती, न किसी की सफलता छुप सकती है, न किसी की विफलता छुप सकती है। जो करती है सब अपने आप में पूरी तरीके से स्पष्ट है। यहाँ तो इतनी गारंटी तो किसी चीज की मिल ही नहीं सकती। पहली बार मैंने भी महसूस किया। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर कोई लेक्चर देना है, किसी विषय पे अपनी बात कहनी है, अब हम किसी मैदान में जाते हैं, वहां लोगों को हम जमा करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें लोगों को जमा करने में। बहुत बहुत मेहनत करेंगे, तब कहीं जाके कुछ लोग आएंगे, उनके सामने अपनी बात कह पाएंगे। मान लो किसी लेक्चर रूम में बैठ के बात कह रहे हैं, 50 70 80 लोगों को जमा करना वहां मुश्किल हो जाता है। यहां मैं अपनी बात करता हूं, लाखों लोग उसको सुनते हैं।
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुनते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, वहीं तुरंत उनका रिएक्शन दिख जाता है और जहाँ-जहाँ आप जाते हैं, दूर-दूर तक लोग आपको पहचानते हैं। ठीक विदेशों में बात है। लोग पहचानते हैं आपको सब जगह। तो इसने तो यूट्यूब ने आके उसके ऊपर जो हम लोग राजनीतिक बातचीत करते हैं और ख़ास बात ये है कि यूट्यूब केवल राजनीतिक बातचीत तक ही सीमित नहीं है। हाँ, वो खाना हाँ, बनाने को लेके आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, आप कॉमेडी कार्यक्रम कर सकते हैं, उसके लिए भी बिल्कुल, बिल्कुल और वो भी सब सुपरहिट हैं। आप खाना बनाने की तरकीबें लोगों को सिखा सकते हैं, वो भी सब सुपरहिट है। बिल्कुल ठीक तो है, ये सहमत इसने आके पूरी तरीके से मीडिया का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया है। और अब ये जो बिल्कुल, बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने एक-एक हज़ार करोड़ रुपए लगाकर, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर ये चैनल खोल रखे हैं। बहुत कम पूंजी लगा के हम लोग वो काम उससे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, जितनी पूंजी लगा के ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल हकीकत यही है कि जनता का मिजाज इससे पता चल जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया बातचीत की, थैंक यू। जी। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।